हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं आपका अपना कौशल सर स्वागत करता हूं आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के डेमो लेक्चर में। दोस्तों, हमारा ऑनलाइन लाइव बैच 8 मार्च से शुरू हो रहा है, तो फटाफट से अपने आप को एनरोल कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके फीस के अंदर। और आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं किसी भी चीज के रिगार्डिंग। अगर आपको डाउट हो तो आप इस पे मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो वहां पे आपकी डिटेल्स फिल कर सकते हैं आप अपनी, और वहां से आपको फिर एक डायरेक्ट कॉल आ जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी होगी वो क्लियर कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज हम केमिकल रिएक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, और एक हम टॉपिक लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू प्लस एज वेल एज फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। गेट पॉइंट ऑफ व्यू से है ही है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे अगर आप किसी पीएसयू का इंटरव्यू दे रहे हैं, गेट के थ्रू दे रहे हैं, या आप वैसे पीएसयू जैसे वाइजैक का अभी आपका कुछ टाइम पहले ऑफिशियल कीज आई हैं, तो उसका भी इंटरव्यू बाकी है। मतलब जितने भी पीएसयूज हैं उनके इंटरव्यू लगा लीजिए, या आप पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो डिफरेंट आईआईटीज एनआईटीज हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, तो उसमें भी पीएफआर बहुत एक ऐसा यू कैन से एक ऐसा रिएक्टर है जो बेसिकली आपका इंटरव्यू में पूछा जाता है। क्योंकि यार, अगर आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग नहीं आती, इसका मतलब है आप केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं। तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग इज द हार्ट ऑफ द केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। सो टुडे वी विल डिस्कस द पीएफआर, एंड आपका ईच एंड एवरी डाउट आज पीएफआर के रिगार्डिंग आपका क्लियर हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, जाओ भर दो उसको, और आपका हर एक कमेंट का जवाब मैं दूंगा, आपका हर एक डाउट का जवाब मैं दूंगा आपका। तो यहाँ पे मुझे सेकंड ईयर देख रहा होगा, मुझे थर्ड ईयर देख रहा होगा, मुझे फाइनल ईयर देख रहा होगा, हो सकता है मुझे पास आउट स्टूडेंट्स भी देख रहे हो। तो हो सकता है कि किसी को बहुत कुछ थोड़ा बहुत पीएफआर के बारे में पता हो, किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो हम सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ लेते हुए चलेंगे कि क्या पीएफआर है और कैसे हम पीएफआर को पढ़ते हैं, वो सारी की सारी चीजें। तो दोस्तों, आज का अपना क्या टॉपिक बताया मैंने? प्लग फ्लो रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर, ठीक है। चलिए, तो पहली बात तो यह है कि प्लग फ्लो रिएक्टर क्या है। देखो दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग में और स्पेसिफिकली इन द केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में हमारे पास में 3 टाइप के रिएक्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ द ऑपरेशन। मतलब जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से वो चलता है उसके मोड ऑफ ऑपरेशन में हमने 2 कैटेगरी में पहले रिएक्टर्स को डिवाइड किया। कौन कौन से? एक तो है भैया कंटीन्यूअस रिएक्टर, दूसरा क्या है? बैच रिएक्टर। एक तो आपका हो गया कंटीन्यूअस रिएक्टर और एक हो गया आपका बैच रिएक्टर, ठीक है। अब कंटीन्यूअस रिएक्टर के अंदर हम 2 रिएक्टर पढ़ते हैं। कितने रिएक्टर पढ़ते हैं? 2 रिएक्टर पढ़ते हैं। और बैच रिएक्टर के अंदर हम 1 रिएक्टर पढ़ते हैं। तो कंटीन्यूअस रिएक्टर के अंदर 2, एक तो होता है आपका प्लग फ्लो रिएक्टर, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, प्लग फ्लो रिएक्टर, जिसको सिंपली पीएफआर भी बोला जाता है। और एक होता है आपका सीएसटीआर, या जिसको हम एमएफआर भी बोल देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट स्टर्ड टैंक रिएक्टर। दिस इज माय सेकंड कंटीन्यूअस रिएक्टर। एंड बैच में हम सिंपली पढ़ते हैं बैच रिएक्टर। सिंपली हम इसके अंदर पढ़ते हैं बैच। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पैरामीटर वी डिवाइड दिस रिएक्टर? ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ऑपरेशन। कैसे? कि यहां पे इन दोनों रिएक्टर्स के अंदर अगर आप पीएफआर की बात करो या सीएसटीआर की बात करो, तो यहाँ पे जो इनलेट है एंड आउटलेट है वो आपका कांस्टेंट होता है। मतलब कंटिन्यूअसली आपका इनपुट रिएक्टर के अंदर आता रहता है और कंटिन्यूअसली आउटपुट आपका जाता रहता है। देखो, बिल्कुल 0 से लेके हम एडवांस लेवल तक जाएंगे पीएफआर में, तो ध्यान से सुनो और समझो। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आज आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो पीएफआर के बारे में कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, कोई इंटरव्यू में नहीं फंसोगे, कोई गेट की प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। देखो, सिंपली ये मान लो आपका कोई रिएक्टर है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली अगर इनपुट आ रहा है और कंटिन्यूअसली अगर आपका आउटपुट जा रहा है, मतलब वो कंटिन्यूअस रिएक्टर है।
और बैच के अंदर क्या होता है कि ये आपका रिएक्टर है, सिंपली इसके अंदर हम अपना जो रॉ मटेरियल है वो छोड़ देते हैं पर्टिकुलर टाइम के लिए, और यहाँ पे जब आपका प्रोडक्ट बनता है तो आप यहाँ से फिर सेपरेट कर लेते हैं। जैसे कि आपका प्रेशर कुकर, जैसे कि आपका प्रेशर कुकर, आप क्या करते हो प्रेशर कुकर के अंदर? प्रेशर कुकर के अंदर आप कुछ नहीं करते हो, जस्ट आप क्या करते हो कि यहाँ पे आपने जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो सब डाल के और इसको आप क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं कंटिन्यूसली। तो ये नहीं कि वेजिटेबल डालते रहते हो, आप टमाटर डालते रहते हो, प्याज डालते रहते हो, ऐसा तो नहीं है ना। एक बार डाल देते हो, बंद कर देते हो पर्टिकुलर टाइम में, कि मम्मी को पता है कि भाई 2 सीटियां लगेंगी, 2 सीटियों के बाद में टाइम क्या सीटियों में चलता है, 2 सीटी के बाद में अपना सब्जी बन जाएगा, मतलब प्रोडक्ट बन जाएगा, तो 2 सीटी लगी, यहाँ से फिर प्रोडक्ट को डिस्चार्ज कर लिया। सो दिस इज बेसिकली योर बैच रिएक्टर, दिस इज बेसिकली योर बैच रिएक्टर। ठीक है, ये कहानी बताने का मेन मोटो क्या है, ये कहानी बताने का मेन मोटो क्या है कि हम अगर किसी CSTR का रेफरेंस ले रहे हो कभी, या हम कभी बैच का रेफरेंस ले रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे रेफरेंस लिया गया है बेसिकली। सो दिस इज बेसिकली रिएक्टर। ठीक है, कंटिन्यूअस रिएक्टर एंड बैच रिएक्टर। चलो ये तो कहानी हो गई, ये तो कहानी हो गई। अब बहुत सारे बच्चे, मान लो कोई सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, उसको पता ही नहीं कि सर रिएक्टर क्या होता है, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी यार। अगर किसी को पता ही नहीं कि रिएक्टर होता क्या है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। चलिए तो पहले देख लेते हैं, सिंपली रिएक्टर का मतलब समझ लेते हैं। सिंपली रिएक्टर का मतलब समझ लेते हैं। रिएक्टर क्या होता है आपका? रिएक्टर यार सिंपली एक आपकी वेसल होती है, सिंपली आपकी एक वेसल होती है। ठीक है, सिंपली वेसल होती है, इसमें आपकी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई केमिकल रिएक्शन होती है, A gives B, सपोज A gives B, दिस इज द रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग इन दिस वेसल। ठीक है, वेसल। अभी तक ये वेसल जो है कन्वर्ट नहीं हुई है रिएक्टर, तो ये वेसल को हम कब रिएक्टर बोलेंगे? इस वेसल को हम कब रिएक्टर बोलेंगे? जब ये रिएक्शन मेरी सक्सेसफुली इसके अंदर हो जाएगी एंड इस वेसल की जो प्रॉपर्टी है, इस वेसल की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी। मतलब बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन द प्रॉपर्टी रिमेन्स सेम ऑफ दिस वेसल, देन इन दैट केस दिस वेसल इज कॉल्ड रिएक्टर। अगर इस वेसल की प्रॉपर्टी चेंज हुई, इफ एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट इसके अंदर पीछे रह गया, तो यू कैन से दिस वेसल इज नॉट रिएक्टर, बिकॉज डिजाइनिंग ऑफ रिएक्टर इज बेसिकली द मेन कंसर्न इन द CRE। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हर एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए मैं अगर रिएक्टर डिजाइन करने लग गया और हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग रिएक्टर मैं बनाने लग गया, तो मेरी कंपनी, मुझे नहीं लगता शायद ये 1 या 2 दिन चलेगी। So what is the meaning? The meaning is that कि designing of the reactor is not daily routine work। एक बार बना दिया वो चलेगा कम से कम 10, 15, 20 साल तक, जब तक कि कोरोड वोरोड ना हो जाए या कुछ यू कैन से मेंटेनेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, तब तक वो चलेगा। इट्स नथिंग लाइक कि हर एक रिएक्शन के लिए अलग रिएक्टर बनाना है और हर बार एक अलग रिएक्टर डिजाइन करना। नो, ये तो हमारे लिए बहुत ही लॉस वाली बात हो जाएगी, हमारी कंपनी चल ही नहीं पाएगी, है ना। क्लियर है मेरी बात? आई होप आपको समझ में आएगा कि रिएक्टर क्या। चलिए अब आते हैं व्हाट इज द PFR एंड व्हाट इज द प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, चलिए देखिए, प्लग फ्लो को आप और क्या क्या बोलते हो? प्लग फ्लो रिएक्टर के और क्या क्या नाम है? प्लग फ्लो रिएक्टर के और क्या क्या नाम है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करो, अगर कोई बता सकता है तो कमेंट करो। देखो, प्लग फ्लो रिएक्टर को हम पिस्टन रिएक्टर भी बोलते हैं, पिस्टन और आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर, आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर। देखो यहां पे एक छोटी सी बात बताता हूं आपको मैं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर। देखो, प्लग फ्लो रिएक्टर इटसेल्फ आइडियल टर्म। जो CSTR है, जो बैच है और जो प्लग फ्लो रिएक्टर है, ये आइडियल रिएक्टर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वो हम क्लासरूम में देखेंगे क्या आइडियल रिएक्टर है, क्या नॉन आइडियल रिएक्टर है, क्या डिफरेंस है, वो सारी की सारी चीजें। अभी के लिए समझो कि आइडियल रिएक्टर क्या किस में आता है, PFR किस में आता है, आइडियल रिएक्टर में आता है। तो कभी कभार ये लिखा होता है आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर, मतलब कोई मतलब ही नहीं बन जाता। अगर प्लग फ्लो वहां पे लिखा है, प्लग फ्लो इटसेल्फ आइडियल, प्लग फ्लो इटसेल्फ आइडियल टर्म। अब यहां पे बहुत सारे ऐसे भी यूज करते हैं कि ट्यूबुलर रिएक्टर, बट अगर ट्यूबुलर रिएक्टर को आप बोलो कि प्लग फ्लो रिएक्टर इज द ट्यूबुलर रिएक्टर, नो। समझ रहे इस बात को? प्लग फ्लो रिएक्टर इज द ट्यूबुलर रिएक्टर, नो। प्लग फ्लो रिएक्टर इज द आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर। ये सही टर्म है, ये सही टर्म है। ठीक है, क्योंकि ट्यूबुलर रिएक्टर के अंदर, अब मैं बताता हूं आपको कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए बताता हूं आपको ये
एक थोड़ी सी कहानी और बतानी है आपको, फिर आपको सारी समझ में आ जाएगी क्या मतलब क्या है इसका। देखो अब बात करते हैं हम प्लग फ्लो रिएक्टर की। तो देखो मान लीजिए इस तरीके का अपना ये रिएक्टर है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके का अपना ये रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर में, ठीक है। अब प्लग फ्लो का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये है कि प्लग फ्लो का मतलब क्या होता है। प्रैक्टिकली प्लग फ्लो को अचीव करना यू कैन से बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है एक्चुअल में प्लग फ्लो को मेंटेन करना, प्लग फ्लो को बनाना। अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना आपको यहां पे आसान दिखेगा उतना ही मुश्किल लैब में इसको कंडक्ट करना है। प्लग फ्लो का मतलब यह है कि यहां पे जो वेलोसिटी प्रोफाइल है आपकी, जो वेलोसिटी प्रोफाइल है वो आपको मिलेगी फ्लैट। वो वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको? प्रोफाइल, वेलोसिटी प्रोफाइल क्या मिलेगी? फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी। क्लियर है मेरी बात? फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल मिलेगी। तो जब आप किसी ट्यूब में फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल को मेंटेन कर लेते हैं, उस केस में बोला जाता है कि प्लग फ्लो एस्टैब्लिश हो गया। वन थिंग। चलिए सेकंड, अब देखो डिफरेंस के ट्यूबुलर रिएक्टर की कंडीशन ये होती है कि वॉल पे जो वेलोसिटी है वो जीरो, वॉल पे वेलोसिटी हो वो जीरो हो, बट ये कहीं भी मेंशन नहीं होता कि फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल हो। ट्यूबुलर रिएक्टर में कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल हो, कोई भी वेलोसिटी प्रोफाइल हो। अब प्लग फ्लो में भी वेलोसिटी एट द वॉल तो जीरो होगी। अब मैकेनिकल, यू कैन से फ्लूइड मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो इस बात को, वेलोसिटी वॉल पे जीरो होगी प्लग फ्लो में भी और ट्यूबुलर रिएक्टर में भी, बट ट्यूबुलर रिएक्टर में फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होगी नहीं होगी ये कहीं मेंशन नहीं है। आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर को ही हम प्लग फ्लो इसलिए बोलते हैं कि आइडियल ट्यूबुलर रिएक्टर के अंदर फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होगी और वॉल पे तो आपकी फिर वेलोसिटी क्या होगी? नो स्लिप कंडीशन पे जीरो होगी। दैट्स व्हाई प्लग फ्लो रिएक्टर एंड द आइडियल फ्लो रिएक्टर इज द सेम थिंग। अब पिस्टन फ्लो का मतलब क्या है? देखो पिस्टन क्या है, इस तरीके का आपका कुछ ये पिस्टन होता है। तो जब पिस्टन आपका नीचे की तरफ आता है तो जितने भी यहां पे फ्लूइड पार्टिकल है, जितने भी फ्लूइड पार्टिकल है वो सारे के सारे एक साथ नीचे आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें से एक दो पीछे रह गए, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा ये हुआ कि प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर एक मेन कंडीशन होती है, इसके बिना प्लग फ्लो रिएक्टर को प्लग फ्लो रिएक्टर बोला ही नहीं जाएगा। क्या होती है वो? ये होती है कि टाइम spent by the molecules is same for all molecules। कहने का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर अगर एट अ टाइम अगर 10 मोलिक्यूल है तो वो 10 के 10 मोलिक्यूल जो है वो सेम टाइम स्पेंड करेंगे विद इन द रिएक्टर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लग फ्लो रिएक्टर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये प्लग फ्लो रिएक्टर नहीं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है देन इन दैट केस PFR, दिस रिएक्टर इज नॉट द PFR। वन थिंग। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ? चलो थोड़ा और तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है प्लग फ्लो के बारे में, उनको बता देता हूं मैं। मान लो ये लाइब्रेरी है आपकी, ये आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है। यहां पे एक हमारे पास में सुरेश है, एक हमारे पास में रमेश है, एक हमारे पास में यू कैन से अमित है। तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त होंगे। तो आप क्या करते हो? सारे पहले तो आप मतलब खतरनाक वाली प्लानिंग चलती है ना आप लोगों की, एग्जाम टाइम पे तो बहुत खतरनाक प्लानिंग चलती है आपके पढ़ाई वाली, क्योंकि पूरे साल तो पढ़ते नहीं हो, तो उस टाइम पे फिर खतरनाक प्लानिंग चलती है आपकी। क्या प्लानिंग चली? सुरेश रमेश अमित ने प्लानिंग करी, यार एक देख एग्जाम नजदीक आ गए हैं तो कुछ करना पड़ेगा। बोलो क्या करें? यार ये रूम पे तो ना इस साइड वाला जो है
ये अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता रहता है, यार ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हॉस्टल में तो देखो पढ़ाई होगी नहीं, क्या करें, लाइब्रेरी चलो, चलो फिर लाइब्रेरी चलते हैं। तो इन्होंने बहुत तगड़ी प्लानिंग बनाई कि यार अपन है ना लंच से पहले पहले अपन 7 घंटे पढ़ेंगे। कितने घंटे पढ़ेंगे? 7 घंटे पढ़ेंगे। अब यार दोस्ती इतनी गहरी है ना, जय वीरू वाली, इतनी दोस्ती गहरी है कि तीनों के तीनों 7 ही घंटे पढ़ेंगे, कोई भी 7:15 नहीं पढ़ेगा, कोई भी 7:30 नहीं पढ़ेगा। तीनों के तीनों सुबह 8 बजे एंटर हुए लाइब्रेरी के अंदर। ठीक है, चलो इसको आप 4 घंटे मान लो। और 12 बजे ये सारे के सारे बाहर आए। मतलब कितने टाइम स्पेंड किया इन्होंने? 4 आवर्स इन्होंने टाइम स्पेंड किया विद इन द लाइब्रेरी। इसका मतलब क्या? जितने मौलिक, मतलब इन्होंने तीनों ने क्या किया कि सेम रेजिडेंस टाइम, और यू कैन से सेम टाइम स्पेंड किया विद इन द लाइब्रेरी। और अगर हमारा रिएक्टर है तो विद इन द रिएक्टर। तो ये जो कंडीशन है, दिस इज द वेरी मोस्ट कंडीशन। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, दैट व्हाट इज द पीएफआर, व्हाट इज दैट कंडीशन एट विच आप ये कहोगे कि दिस इज द पीएफआर। सो सबसे देखो, जिसको पता है उसको पता है, आप ये नहीं बोलोगे एक्सियल मिक्सिंग जीरो, रेडियल मिक्सिंग इनफाइनाइट और फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। ये सब चीजें बेटा बाद में आती हैं, ये सब चीजें बाद में आती है। कब आती हैं? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तभी आपकी आने वाली कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं, अदरवाइज नॉट। समझ लेना ये बात, ठीक है? जिसको पता है उन चीजों को, उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है वो बिल्कुल यहां से देखेंगे। तो दिस इज द मेन कंडीशन कि टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल विद इन द रिएक्टर इज सेम फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलो इसके बाद में अब क्या है? इसके बाद में क्या है? दूसरी कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तभी कंडीशन अगली वाली। दूसरी कंडीशन ये है कि फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल है आपकी, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। इसका मतलब क्या है फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल का, और क्या मीनिंग है ये हम समझेंगे, ठीक है? तो फटाफट से आप कमेंट करो, व्हाट इज द फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, क्या है? फटाफट से कमेंट करो अगर किसी को पता है तो, जल्दी से करो। चलिए, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, इसका मतलब क्या है? मुझे इस रिएक्टर में फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल लानी है, तो यहां पे मुझे फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल कब आएगी? जब मेरा रेनॉल्ड्स नंबर हाई होगा, जब मेरा रेनॉल्ड्स नंबर क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से फ्लो को मेंटेन करना है, कि बैक मिक्सिंग ना हो। इस तरीके से फ्लो को मेंटेन करना है कि बैक मिक्सिंग ना हो, इस तरीके से मेंटेन। इसलिए तो मैंने बोला कि लैब में कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, एंड आपको पता होगा मिक्सिंग और टर्बुलेंस में भी डिफरेंस होता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टर्म है यार जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सिखाना चाहता हूं, बट अभी मैं चाहता हूं कि मैं इस टॉपिक से स्टिक रहूं। टर्बुलेंस में और मिक्सिंग में भी एक डिफरेंस होता है ना? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो। अब के लिए इतना समझो कि फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है, कि भैया बैक मिक्सिंग ना हो। बैक मिक्सिंग का मतलब क्या है? अब देखो, ये है मेरी फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल, इसके लिए मुझे हाई रेनॉल्ड्स नंबर मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, जब आप एक ट्यूब में फ्लो करवाते हैं तो। अब फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल है और टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल्स इन द सेम फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे एट द सेम टाइम, मतलब एट द सेम प्लेस। अगर मैं टाइम और स्पेस का कोऑर्डिनेट लूं तो यहां पे एट अ पर्टिकुलर टाइम कोऑर्डिनेट पे और स्पेस कोऑर्डिनेट पे सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जगह पे है, और ये इसी पैटर्न में आगे बढ़ते रहे, ये है मेरी फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इस केस में क्या है कि बैक मिक्सिंग नहीं है। कि बैक मिक्सिंग का मतलब है, ये मान लो ओल्डर मॉलिक्यूल है और ये यहां से पास होकर कोई मान लो आपका न्यू मॉलिक्यूल आया, ठीक है, कोई न्यू मॉलिक्यूल आया आपका। थोड़ा बड़ा बना देता हूं, हो सकता है शायद ना दिख रहे आपको।
तो ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स नहीं होगा, इस मॉलिक्यूल के साथ में मिक्स नहीं होगा। अगर ऐसा है तो अगर ये कंडीशन देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि टाइम स्पेंड द मॉलिक्यूल विद इन द रिएक्टर इज द सेम, तभी तो फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल वाली सेटिस्फाई हुई। समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये ही अगर मान लो टाइम इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, एट अ टाइम इसका अलग होता है, इसका अलग होता है, इसका मतलब क्या है? फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल होती नहीं। मतलब इसका मतलब है कि उसके टाइम को कोई डिस्टर्ब कर रहा है। कौन करेगा टाइम को डिस्टर्ब? अगर उसके अंदर बैक मिक्सिंग हो रही है तो टाइम उसका डिस्टर्ब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल मेंटेन नहीं हुई। अगर ये सेटिस्फाई नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं। समझ में आ रहा होगा आपको? अगर इस तरीके का फ्लो है, इस तरीके का फ्लो है, तो ये फ्लो क्या है? ये फ्लो प्लग फ्लो नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो, ये इस टाइम पे मॉलिक्यूल यहां पे था और इस टाइम पे ये मॉलिक्यूल यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। मतलब क्या हो रहा है कि बैक मिक्सिंग हो रही है। मतलब कि यहां पे इस केस में क्या है? प्लग फ्लो रिएक्टर नहीं है। दिस इज माय प्लग फ्लो रिएक्टर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि बैक मिक्सिंग मुझे नहीं करवानी है। बैक मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन द प्लग फ्लो रिएक्टर। बैक मिक्सिंग इज नॉट अलाउड इन द प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है मेरी? इतनी बात क्लियर है? तो अगर ये कंडीशन हो रही है, क्या कंडीशन हो रही है? कि ये मेरा रिएक्टर है, ये मेरा रिएक्टर है ना, ये मेरा रिएक्टर है, और फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल अगर मेंटेन की गई है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक पॉइंट तो ये हो गया कि नो एक्सियल मिक्सिंग, नो एक्सियल मिक्सिंग। नो एक्सियल मिक्सिंग मतलब दिस इज द एक्सियल कोऑर्डिनेट। मतलब इस मोल अगर यहां पे मॉलिक्यूल है और यहां पे मॉलिक्यूल है तो ये इसके साथ में मिक्स नहीं होगा। अगर एक्सियल मिक्सिंग नहीं है और टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियल मिक्सिंग जो है, रेडियल मिक्सिंग जो है वो इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियल मिक्सिंग जो है वो आपकी इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है? कि बहुत अच्छी रेडियल मिक्सिंग है, बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म आपकी मिक्सिंग है, रेडियल मिक्सिंग। तो यहां से कितने पॉइंट निकल के आए पीएफआर में? अभी तो और गहराई में सोचना है इसको। आप बोलोगे सर एक तो टाइम वाला हो गया कि टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल विद इन द रिएक्टर इज द सेम। सेकंड क्या हो गया? अगर ये कंडीशन है तभी ये कंडीशन है, अदरवाइज कंडीशन नहीं है। तो दूसरा क्या आ गया? दूसरा आ गया फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल का, फ्लैट वेलोसिटी प्रोफाइल। और थर्ड क्या आ गया? नो एक्सियल मिक्सिंग एंड इनफाइनाइट रेडियल मिक्सिंग, इनफाइनाइट रेडियल मिक्सिंग, इनफाइनाइट रेडियल मिक्सिंग। इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये मान लो मेरा CA0 है, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और ये मान लो मेरा मोलर फ्लो रेट में इनिशियल ये है, और क्या लें, ये मेरा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, और ये मेरा इनिशियल कन्वर्जन है। इनिशियल कन्वर्जन जो कि क्या होता है? 0 इनिशियली। ये मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये मेरा फाइनल मोलर फ्लो रेट है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम होता है, और ये मेरा फाइनल कन्वर्जन, ये मेरा फाइनल कन्वर्जन। फाइनल कन्वर्जन भी अगर 0 हो तो फिर आपको डिजाइनिंग की क्या जरूरत है? कोई डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है ना। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव, है ना। सो दिस इज माय एनी फाइनल कन्वर्जन। V0 तो जितने भी कंटिन्यूअस रिएक्टर होते हैं आपके, प्लग फ्लो रिएक्टर एंड CSTR जो है वो स्टडी स्टेट रिएक्टर है। मतलब स्टडी स्टेट रिएक्टर मतलब कि यहाँ पे आपका जो फ्लो रेट है वो आपका सेम है। जो केमिकल इंजीनियरिंग में 2 प्रोफाइल होते हैं बेटा, एक होती है प्रोसेस इंजीनियरिंग जिसको कंट्रोल इंजीनियरिंग में बोल देते हैं, एक होती है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो रिएक्शन इंजीनियरिंग बोल दो या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वो बोल दो आप, वो सारी चलती हैं स्टडी स्टेट पे। किस पे चलती है? स्टडी स्टेट पे। और प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग या आप प्रोसेस इंजीनियरिंग बोल दो, वो चलती है अनस्टडी स्टेट पे। जैसे कि पीडीसी में हम पढ़ते हैं कि ये अनस्टडी स्टेट पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको अनस्टडी स्टेट से फिर से वापस स्टडी स्टेट पे कैसे लेके, लाइक दैट। समझ रहे हो चीजें? तो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस चीज को मैं एक थोड़े तरीके से और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए
मान लीजिए यार आप मान लो एक बात को कि मैंने यहां पे एक डिस्क ली, ये इस रेड कलर की, ये रेड ही होगा ना शायद कलर, ये रेड कलर की मैंने एक डिस्क ली। रेड कलर की डिस्क, क्या डिस्क है ये? जो अपन सीडी चलाते थे, वीसीडी चलाते थे ना, बिल्कुल स्लिट, एकदम नैरो स्लिट वाली एकदम हमने एक डिस्क ली और हमने यहां से पास करवा दिया इसको, ठीक है। मतलब ये रेड फ्लूइड की स्लिट है, बिल्कुल नैरो है। और यहां से ये बाय द टाइम ये आपकी यहां पे आ गई, फिर आपकी ये यहां पे आ गई और फाइनली आपको यहां ये स्लिट मिल गई। तो प्लग फ्लो रिएक्टर कब होगा? जब ये इनिशियली जिस ज्योमेट्री में रेड फ्लूइड डाला था, जिस ज्योमेट्री में, वो वैसे की वैसी रेड डिस्क, बिल्कुल वैसी की वैसी, उतनी ही गोल, उतनी ही नैरो, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको आउटलेट पे मिलती है, इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जो है जो रेडियल मिक्सिंग है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि मतलब कि रेडियली आपका जो फ्लूइड है वो वहां पे यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन है। और इससे पीछे हमने देखा तो रेड फ्लूइड है ही नहीं मिक्सिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सियली आपकी मिक्सिंग हुई नहीं। So this is the plug flow reactor. This is how plug flow reactor is. I hope आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको यहाँ पे, है ना? समझने की कोशिश की होगी आपने, आई होप। इसका मतलब है क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि all the molecules convert uniformly. All the molecules convert uniformly. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जन 100% हो रहा है, ना ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स थे आपके वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ट हुए। मतलब यहां पे अगर इनका 30% कन्वर्जन हुआ है तो मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल का 30% कन्वर्जन हुआ है। दैट्स व्हाई रेडियली हमें कॉन्सेंट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म मिलती है, ठीक है। और यहां पे मान लो हमें 45 मिला या 50 मिला, फिर यहां पे हमें फाइनली 60 मिला, ये है कन्वर्ट यूनिफॉर्मली का मतलब इट डजंट मीन कि सारे के सारे फुली कन्वर्ट हो गए मॉलिक्यूल्स। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब है कि ऑल द मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट यूनिफॉर्मली, ठीक है। इतनी बात ठीक है? कोई डाउट इसके अंदर? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। एक पॉइंट था यार मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैं आपको बताना चाह रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट था वो, बहुत ही अच्छा पॉइंट था वो। हाँ, याद आ गया। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि मिक्सिंग जो है, क्या मिक्सिंग पॉजिटिव पॉइंट है? क्या मिक्सिंग रिएक्शन को फेवर करती है या रिएक्शन को फेवर नहीं करती है, रिएक्शन के अगेंस्ट होती है? फटाफट से कमेंट करो मेरे बिना सुने। पहले अपने आप को चेक करते रहा करो, जिनको थोड़ा बहुत पता है बच्चों को वो अपने आप को चेक करते रहा करो और कमेंट करो मेरे से डिस्कस करने से पहले कि मिक्सिंग जो है वो रिएक्शन को फेवर करती है या नहीं करती है, ठीक है। मेरी इतनी बात समझ में आई मेरी? है भाई, इतनी बात समझ में आई मेरी? चलो देखो, मैंने पूछा मिक्सिंग, अपन यार बात कर रहे हैं बार माने में यार कि मिक्सिंग ये है, मिक्सिंग वो है, मिक्सिंग ये है, मिक्सिंग वो है, क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं, है ना। तो मैंने बोला बैक मिक्सिंग क्या है? बैक मिक्सिंग क्या है मेरी सिस्टम के अंदर? बैक मिक्सिंग या एक्सियल मिक्सिंग? बैक मिक्सिंग या एक्सियल मिक्सिंग क्या है मेरी? 0 है।
तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है, गलत बात है? तो ये मेरे लिए क्या है, बुरी बात है, मतलब कि रिएक्शन के अगेंस्ट है। कैसे? मान लीजिए यहां पे जो है वो आपकी बैक मिक्सिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाते हैं आपको। मान लो कि यहां पे बैक मिक्सिंग है, मतलब यहां के जो मॉलिक्यूल है वो यहां पे जाके मिक्स हो रहे हैं। ये मॉलिक्यूल यार इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया, ये मॉलिक्यूल इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आया है, मतलब कि इसने जो टाइम है वो मोर स्पेंड किया है रिएक्टर के अंदर। और ये इससे यंग मॉलिक्यूल था, इससे पीछे वाला इसका यंग मॉलिक्यूल था। अब ये 50% कन्वर्ट हो चुका है, ये यहां पे 50% कन्वर्ट हो चुका है और ये 10% ही कन्वर्ट हुआ है। अब यहां पे बैक मिक्सिंग से ये मॉलिक्यूल इसके अंदर मिक्स हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब इसकी वजह से क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया। क्या हो गया आपका, रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो गया। और अगर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया तो मतलब कि आपका कन्वर्जन अफेक्ट हो गया, है कि नहीं? तो इसीलिए बैक मिक्सिंग जो है वो फेवर नहीं करते हैं, बैक मिक्सिंग जो है वो फेवरेबल नहीं होती है इन दिस केस। क्लियर है मेरी बात इतनी? क्लियर है मेरी बात इतनी? तो दिस इज हाउ वी कनेक्ट द बैक मिक्सिंग इन दैट केस। ठीक है, चलो, आई होप आपको समझ में आई होंगी सारी चीजें और आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? सो दिस इज माई PFR, दिस इज माई PFR। अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मिक्सिंग को अलाउ कर दूं, अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मिक्सिंग को अलाउ कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरा रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली मेरा जो कन्वर्जन है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो, तो दिस इज माई PFR। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस PFR को, थोड़ा सा और समझते हैं। प्लग फ्लो रिएक्टर के अंदर हम बोलते हैं कि हम इमेजिनरी प्लग होते नहीं है, वो प्लग्स हम मानते हैं कि इमेजिनरी प्लग्स होते हैं। तो ये मान लो प्लग्स है, ठीक है, दिस वन। सो दीज आर द प्लग्स। ये इमेजिनरी, ऐसा कुछ नहीं कि रिएक्टर के अंदर ऐसा कुछ होता है, नहीं, ये मेरी वो है, क्या है, ये मेरी सोच है, ये मेरी थॉट है, जिस तरीके से मैं इन चीजों को समझ रहा हूं। यहां पे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, यहां पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका फंक्शन है लेंथ ऑफ द रिएक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, यहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका Ca1, यहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका Ca2 और यहां पे कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका Ca3। अब मैंने जो आपको चीजें समझाई हैं कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ट होता है, एक्सियल मिक्सिंग नहीं होती है, रेडियल मिक्सिंग ऐसे होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस प्लग के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं आपके, इस प्लग के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो एक्सियली मिक्स तो हो ही नहीं रहे, बैक मिक्स तो हो ही नहीं रहे, बट इनफाइनाइटली रेडियल मिक्सिंग इनफाइनाइट है। मतलब जब when you go from this place to this place, you will find that the concentration is uniform throughout this plug, मतलब कि you will find the concentration Ca1 throughout this plug, whether you check here or whether you check here, you will find that the concentration is Ca1 here। ठीक है, it doesn't mean कि इस प्लग में भी concentration आपकी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये तो आगे बढ़ चुका है इससे, मतलब कि इसने टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल्स, यहां पे जो टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल्स है वो अलग है, वो क्या है, अलग मॉलिक्यूल्स है। इसका मतलब है कि ये इससे ज्यादा कन्वर्ट हो चुका होगा, इस वाले प्लग से ये ज्यादा कन्वर्ट हो चुका होगा,
तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है Ca2 एंड व्हेन यू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन वेदर यू चेक हियर एंड हियर तो यू विल फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन Ca2 हियर, है ना। एंड लाइकवाइज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी ऐसा ही है, कुछ ज्यादा डार्क हो गया भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके साथ भी यही बात है। तो कहीं पे भी आप चेक कर लो, कॉन्सेंट्रेशन आपको Ca3 मिलेगी, ठीक है। तो ये मतलब हुआ, इसका मतलब कि इस प्लग का और इस प्लग का जो इंटरेक्शन है, इस प्लग का और इस प्लग का जो इंटरेक्शन है वो जीरो इंटरेक्शन है, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है। तभी तो हम बोलेंगे कि एक्सियल मिक्सिंग मेरी जीरो है, तभी तो बोलेंगे एक्सियल मिक्सिंग जीरो है। अब यहां पे देखो, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द रिएक्टर, अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द रिएक्टर आपकी चेंज होती जाएगी, ठीक है। नाउ Ca1 इज ग्रेटर देन Ca2 इज ग्रेटर देन Ca3, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो है आपकी इस तरीके से वेरी करती जाएगी। दिस इज माई प्लग फ्लो रिएक्टर। आई होप आपको ईच एंड एवरी टर्म क्लियर है, ईच एंड एवरी टर्म आपकी क्लियर है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Now the thing is we have to design this reactor. We have to design this reactor, ठीक है। तो किसी भी रिएक्टर को जब हम डिजाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या पैरामीटर होने चाहिए, क्या पैरामीटर होने चाहिए? एक तो पैरामीटर होना चाहिए कि मुझे कितना कन्वर्जन अचीव करना है। एक तो आई थिंक ये पैरामीटर होगा कि मुझे कितना कन्वर्जन अचीव करना है, और दूसरा पॉइंट ये होगा कि कितना बड़ा मुझे रिएक्टर की आवश्यकता है, कितना बड़ा रिएक्टर की मुझे जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। अब ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, दिस इज द कनेक्टेड टू द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। भाई जितना बड़ा बनाओगे उतना ही ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उतना ही ज्यादा मटेरियल उसके अंदर लगेगा, उतना ही ज्यादा जब आप मेंटेनेंस करेंगे तो मेंटेन रखने में उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा। मतलब कि वॉल्यूम इज बेसिकली रिलेटेड टू द इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव, मतलब वॉल्यूम का आपको खासकर ध्यान देना है। अगर आपको 80% कन्वर्जन चाहिए तो वहां पे अगर आपको मान लो 78% मिल रहा है तो दैट इज ओके, बट यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुझे पता करना है, मुझे कम वॉल्यूम में ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन करना है। तो मतलब डिजाइनिंग कहां पे घूमेगी? मतलब कन्वर्जन और वॉल्यूम पे डिजाइन घूमेगी। मतलब मुझे कितना बड़ा रिएक्टर चाहिए और कितने कन्वर्जन को अचीव करने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि या तो हम वॉल्यूम को अज्यूम कर लेते हैं, या तो हम वॉल्यूम को अज्यूम कर लेते हैं और फिर हम कन्वर्जन कैलकुलेट करते हैं, या हम कन्वर्जन को अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से भाई 70% कन्वर्जन है और फिर इससे मुझे कितना वॉल्यूम रिक्वायर होगा, कितना वॉल्यूम की मुझे जरूरत पड़ेगी इस 70% कन्वर्जन को अचीव करने के लिए। अब ये जो रिलेशन मुझे कहां से मिलेगा? डिजाइनिंग इक्वेशन से मिलेगा। कहां से मिलेगा? डिजाइनिंग इक्वेशन से मिलेगा। तो हम इसकी अब करते हैं डिजाइनिंग। अब हम पीएफआर की करते हैं डिजाइनिंग, मतलब कि डिजाइन इक्वेशन हम इसकी बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आई होप सबको क्लियर है, सबको क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो चलिए इसका बनाते हैं हम डिजाइन इक्वेशन, इसकी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई? दिस इज माई पीएफआर। ठीक है, तो अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन वेरी कर रही है आपकी, यहां इस प्लग में कुछ अलग कॉन्सेंट्रेशन, इस प्लग में कुछ अलग है, इस प्लग में कुछ अलग है। तो क्या करेंगे हम? एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे। तो चलो हमने एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, डीवी वॉल्यूम का हमने ले लिया है। ठीक है, और यहां पे जो फ्लो रेट है वो FA0 है, और यहां पे आपका फ्लो रेट जो है वो है क्या है? FA, और यहां पे इस डिफरेंशियल एलिमेंट में कितना है? DFA। कितना है? DFA। ठीक है, एंड दिस इज योर आउटलेट फ्लो रेट। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात?
अभी आउटलेट फ्लो रेट क्या होगा आपका, एफ ए यहाँ पे स्टडी स्टेट पे है, ये एफ ए यहाँ से इनलेट हो रहा है, ये एलिमेंट कितना है डी एफ ए, ये हो जाएगा एफ ए प्लस डी एफ ए, ये आपका क्या हो गया आउटलेट फ्लो रेट हो गया। ठीक है, ये हमने डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया। अब क्या करेंगे मटेरियल बैलेंस, क्या करेंगे मटेरियल बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखो, तो चलो मटेरियल बैलेंस करते हैं। मटेरियल बैलेंस में क्या करेंगे, मोलर फ्लो रेट को हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, सो दिस इज माय मोलर फ्लो रेट, रेट ऑफ मोलर फ्लो रेट इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस डिसअपियरेंस प्लस accumulation एंड इनपुट की साइड में जनरेशन होती है, तो आप इस साइड में लेके जाओ माल यहाँ पे, तो फिर आप नेगेटिव कर देंगे। दिस इज माय जनरेशन, सो दिस इज माय बेसिक इक्वेशन ऑफ द मटेरियल बैलेंस। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरे पास में टर्म है वो मैं टर्म लिख दूंगा, जो नहीं है वो नहीं है मेरे पास में। इनपुट है, यस मेरे पास इनपुट है, आउटपुट है, कुछ डिसअपियर भी होगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है आपका रिएक्शन होगा तो कुछ डिसअपियर भी होगा। एक्यूमुलेशन जीरो होगा, क्यों, क्योंकि स्टडी स्टेट पे है। अगर यहाँ पे फ्लो रेट V0 है और यहाँ पे भी फ्लो रेट आपका V0 है, मतलब स्टडी स्टेट है, मतलब बीच में कुछ एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कुछ एक्यूमुलेट नहीं होगा, कुछ इकट्ठा नहीं होगा, तो यहाँ पे ये मेरी टर्म जीरो, और ना ही कुछ जनरेशन होगा, आपका जनरेशन भी जीरो होगा, कोई जनरेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलो, तो बेटा इनपुट क्या हुआ एफ ए, यहाँ पे है ना एफ ए, सो दिस इज माई एफ ए इज इक्वल टू आउटपुट हो गया एफ ए प्लस डी एफ ए, और ये क्या हो गया आपका डिसअपियरेंस, मतलब कि माइनस आर ए, इसके अंदर मान लो रिएक्शन हो रही है आपकी ए गिव्स बी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये माइनस मैं वैसे जब हम लेक्चर करेंगे बिल्कुल इनिशियली स्टार्टिंग से करेंगे तो मैं बताऊंगा ये नेगेटिव क्या है। अभी के लिए देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन है ए का, और ए हमेशा डिसअपियर होगा, ए हमेशा डिसअपियर होगा बी में, ए हमेशा डिसअपियर होगा बी में, ए कभी फॉर्म नहीं होगा, बी फॉर्म होगा, ए तो डिसअपियर होगा। तो इस डिसअपियरेंस को शो करने के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन ए का डिफाइन कर रहे हैं तो इसके पीछे नेगेटिव लगाने का मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि ए डिसअपियर हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव साइन है इज नॉट अ मैथमेटिकल साइन, दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल साइन। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है मेरी रेट की होती है मोल पर मीटर क्यूब एंड पर सेकंड, और मुझे क्या चाहिए मोल पर सेकंड मतलब मीटर क्यूब, मतलब कि मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे वॉल्यूम से, कितना वॉल्यूम है इसका डीवी, मतलब मीटर क्यूब आ गया तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, और यहां से आपका मोल पर सेकंड आ गया। तो दिस इज माई बेस इक्वेशन, सो दिस इज माई बेस इक्वेशन। इतनी बात समझ में आई क्या सब? आई होप यार कि इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो एफ ए से, अच्छा दोनों एक ही कलर हो गए क्या यार, चूज एफ ए से एफ ए कैंसिल कर दो। अब ये वाला जो पार्ट है इधर जाओगे तो ये क्या जाएगा माइनस डी एफ ए इज इक्वल टू माइनस आर ए डी। व्हाट इज एफ ए हियर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, हाँ जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, देखो एफ ए इज माई मोलर फ्लो रेट, एफ ए इज माई मोलर फ्लो रेट, एफ ए का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे मोलर फ्लो रेट, मोल पर सेकंड, कितने आपके रिएक्शन के मोल जो है पर सेकंड एंटर हो रहे हैं, है ना, मोल पर सेकंड। ठीक है ना, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दिया है मैंने। तो यहाँ पे ये आ गया आपको। अब बात आती है एफ ए की, एफ ए क्या है आपका, एफ ए देखो बेटा क्या है, एफ ए होता है आपका एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ऐसा कुछ आपका एक एफ ए का एक्सप्रेशन आता है, एफ ए इज इक्वल टू एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, जो थर्ड ईयर में है फाइनल ईयर में उनको तो पता होगा इस एक्सप्रेशन को, जो सेकंड ईयर में नहीं है, जो सेकंड ईयर में शायद सीआरई उन्होंने कभी खोला ही नहीं हो, तो हो सकता है कि उनको ना पता हो क्या होगा।
ठीक है। तो बेटा इसकी बैक हिस्ट्री हम क्लासरूम में करेंगे कि क्या बैक हिस्ट्री इसकी कि कहां से ये आता है। अभी के लिए समझ लो कि f इज इक्वल टू fa नॉट इंटू 1 माइनस x से एक टर्म है और यहाँ पे x से मेरा कन्वर्जन है, x से मेरा क्या है कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन भी क्या होता है, कैसे निकलता है, वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि बीच में से उठाया हुआ टॉपिक है तो कुछ चीजें हैं जो इसके आगे पीछे की हैं, वो समझ में हो सकता है नहीं आई होगी, अगर वो हम क्लासरूम में बिल्कुल डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस। एफ इज इक्वल टू सी नोट सॉरी एफ ए नोट इंटू 1 माइनस एक्स। अच्छा, एक एफ ए क्या है मेरा, मोल पर सेकेंड। तो अगर मैं लिख दूं मोल पर मीटर क्यूब और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं मीटर क्यूब पर सेकंड से, सो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल, मोल पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज माई एफ ए मोल पर मीटर क्यूब सी ए और ये मीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। तो एक मेरे पास ऐसी भी कुछ चीज होती है, एफ इज इक्वल टू सी ए इंटू वी नॉट, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, बाद में कुछ काम आएगी, ले लेंगे इसको काम। अब यहाँ पे सिंपली एफ ए को आप ये रखें, एफ ए इक्वल टू एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू बिल्ड आर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर एंड द कन्वर्जन, ठीक है। चलिए सो पुट कीजिए यहाँ पे इसको, एंड दिस इज माई डी इंटू एफ ए नॉट इंटू 1 माइनस एक्स ए इज इक्वल टू माइनस आर ए इंटू डी, माइनस आर ए इंटू डी, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो गया आपका, देखो मैंने पहले बताया ये जो है ये नेगेटिव जो साइन है, कभी आप सोचो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये मैथमेटिकल साइन नहीं है बेटा, ये जस्ट अ नोटेशन, ठीक है ना, ध्यान रखना है इसको। कभी सोचा यार सर ने तो गलती कर दिया, ये तो ये आ जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ ए नॉट इंटू डी एक्स, है ना। एफ ए नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर एफ ए नॉट एक्स का क्या हो जाएगा, एफ ए नॉट इंटू डी एक्स एंड इज इक्वल टू माइनस आर ए इंटू डी। एक तो मेरे पास में ये निकल गया है, एफ ए नॉट डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर ए इंटू डी वी, एंड दिस इज माई डिफरेंशियल फॉर्म, दिस इज माई डिफरेंशियल फॉर्म। ये मेरी डिजाइन इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म में मेरी डिजाइन इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर है मेरी इतनी बात। चलिए अब इसको इंटीग्रल टर्म में लेके आते हैं। इंटीग्रल टर्म में लेके आओगे, कैसे लेके आओगे, देखो क्या करो, डी डिवाइड बाई में एफ ए नॉट इज इक्वल टू डी एक्स ए डिवाइड माइनस आर ए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। क्यों भाई, इंटीग्रेशन तो करना जरूरी है ना यार, अभी तो हमने ये सिर्फ एक प्लग लिया है, तो हमें तो पूरे रिएक्टर की वॉल्यूम निकालना है, पूरी रिएक्टर में कितना कन्वर्जन हो रहा है वो निकालना है ना, हमें तो समझ रहे हो ना। हमें तो भैया प्यारो, मेरे को यहां से लेके यहां तक कितना कन्वर्जन हुआ और यहां से लेके यहां तक कितना वॉल्यूम मुझे रिक्वायर्ड होगा वो निकालना है। तो इंटीग्रेशन कर दो। कैसे इंटीग्रेशन करोगे, वॉल्यूम 0 टू v एंड x कन्वर्जन 0 टू x। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में v बाई एफ ए नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ए एंड डी एक्स ए ओवर माइनस आर ए। दिस इज माई design equation of PFR. This is my design equation of VFR. V divided by FA naught is equal to 0 to XA dXA minus RA. So this is the relation between the volume and the conversion of the reactor. Now अगर मैंने वॉल्यूम को अज्यूम कर लिया तो यहां से कन्वर्जन निकल जाएगा, और यहां पे अगर कन्वर्जन अज्यूम कर लिया तो वॉल्यूम निकल जाएगा। सो इन द गेट प्रॉब्लम वी डोंट हैव टू अज्यूम, कोई आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट दिस इज द वॉल्यूम एंड कैलकुलेट द कन्वर्जन रिक्वायर्ड टू अचीव दिस वॉल्यूम और कैलकुलेट द कन्वर्जन टू अचीव दिस वॉल्यूम। समझ गए ना।
वॉल्यूम बता के कन्वर्जन पूछ लेगा, कन्वर्जन बता के वॉल्यूम पूछ लेगा, ठीक है। सो दिस इज माय डिजाइन इक्वेशन ऑफ द पीएफआर, ध्यान रखना, डिजाइन इक्वेशन ऑफ द पीएफआर, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है? आई होप आप सबको क्लियर है। अब यहां पे एक चीज आती है, मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी। क्या सिखाया था मैंने आपको? दो चीजें बताई थी मैंने कि एक होता है कॉन्टिन्यूस रिएक्टर में आप पढ़ते हैं पीएफआर और एक पढ़ते हैं आप सीएसटीआर, और एक होता है बैच रिएक्टर, और बैच रिएक्टर में आप पढ़ते हैं बैच रिएक्टर। अब चक्कर क्या है, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम की बात करते हैं, अब बात आती है सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम क्या होता है। अभी के लिए इतना समझो कि जितने भी लिक्विड फेज रिएक्शन है, ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड फेज रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होती हैं, और सारी की सारी जो गैसेस रिएक्शन होती हैं वो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होती हैं। अगर रिएक्शन मिक्सचर, अगर रिएक्टर के अंदर जो रिएक्शन मिक्सचर है, टाइम के साथ इसकी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहती है विद द रिएक्शन साइन, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, अगर ये वॉल्यूम सेम रहता है तो एक सीवीआरएस होता है, और ये मोस्टली लिक्विड फेज जो रिएक्शन होती है उन्हीं में मिलता है। गैसेस फेज में वॉल्यूम वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है, एंड इसमें क्या है, इसकी जो वॉल्यूम है वो आपकी वेरी करती रहती है विद द रिएक्शन टाइम। तो समझ गए सीवीआरएस और वीवीआरएस, डिटेल्ड में हम बिल्कुल क्लासरूम में बताएंगे आपको क्या होता है ये सब, है ना। तो एक सवाल पैदा होना चाहिए जिसको पता है, जिसको बैच रिएक्टर का पता है, जिसको सीएसटीआर का पता है, जिसको पीएफआर का कुछ थोड़ा बहुत पता है, तो उनके दिमाग में एक सवाल पनपना चाहिए। अगर नहीं पनप रहा है तो बेटा दिक्कत है, अगर नहीं क्रिएट हो रहा है सवाल तो दिक्कत है। सवाल क्या है वो? सवाल क्या है वो? तो सवाल ये है, जब हम बैच रिएक्टर, है ना, दो कंटिन्यूअस और बैच लिया था, जब हम बैच रिएक्टर की डिजाइन इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो पीएफआर जैसे निकल के आती है। फिर से सुनो, जब बैच रिएक्टर को सीवीआरएस के केस में, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के केस में जब हम लेके आते हैं तो ये बैच की डिजाइन इक्वेशन और पीएफआर की डिजाइन इक्वेशन आती है सेम। तो वाई, पहला क्वेश्चन तो ये। वीवीआरएस में आती है डिफरेंट, वीवीआरएस में दोनों के पैरामीटर डिफरेंट आते हैं, वाई। ये सवाल, ऐसे सवाल क्रिएट होने चाहिए आपके दिमाग में, बनने चाहिए ऐसे। अगर नहीं बन रहे हैं तो मतलब दिक्कत है ना, मतलब कि बहुत पढ़ने की भी जरूरत है। देखो, सवाल का जवाब नहीं पता इज अ डिफरेंट थिंग। अगर सवाल का जवाब नहीं पता इज अ डिफरेंट थिंग, कोई बात नहीं, सवाल का जवाब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट सवाल बनने जरूर चाहिए, दिमाग में सवाल बनने चाहिए। चलो 1 मिनट सोचो, तब तक मैं पानी पीता हूं, फटाफट से सोचो कि ऐसा क्या है। सोच लिया? चलो देखो, मैं बात करता हूं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेके बात करता हूं। सीवीआरएस थोड़ा मैं कॉम्प्लिकेटेड लेता हूं, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के अंदर क्यों नहीं आता। सवाल तो मेरे समझ में आ गया होगा ना कि पीएफआर और बैच की डिजाइन इक्वेशन सेम होती है सीवीआरएस के केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम और इसका सेम है रिलेशन, मतलब बैच और पीएफआर में सेम, तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहेगी सेम कन्वर्जन के लिए। वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम ऐसा होता नहीं है। चलो बात कर लेते हैं क्यों। देखो, आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, जो भी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द बेसिकली आइसोथर्मल रिएक्टर्स, ठीक है। कंटिन्यूअस रिएक्टर्स के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस, जैसे सीएसटीआर हो गया, आपका पीएफआर हो गया, आइसोथर्मल तो हम लेते हैं, क्योंकि नॉन आइसोथर्मल रिएक्टर की एक अलग कैटेगरी है, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, क्लासरूम में पढ़ेंगे। तो ये जो रिएक्टर है कंटिन्यूअस रिएक्टर, इनके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखा जाता है। वो प्रेशर क्या है आपका? कांस्टेंट रखा जाता है। अब देखो बात क्या है, ये मान लो आपका पीएफआर है, ये आपका पीएफआर है, ठीक है। प्रेशर जो है, प्रेशर जो है आपका बेटा, प्रेशर यहां पे है कांस्टेंट,
प्रेशर रखा जाता है यहाँ पे कांस्टेंट। और दिस इज माय कंटिन्यूअस रिएक्टर, मतलब कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो भी बराबर रहेगा, इनफ्लो भी होता रहेगा और आउटफ्लो भी होता रहेगा। अगर मैं वॉल्यूम को कर देता हूं इंक्रीज, अगर मैं वॉल्यूम को कर देता हूं इंक्रीज, या मैं मान लो वॉल्यूम को कर देता हूं डिक्रीज, मतलब किसी भी तरीके से मैं वॉल्यूम को मैं अफेक्ट करता हूं, तो इफेक्ट कहां दिखेगा? अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूं, अगर मैं वॉल्यूम को चेंज करता हूं तो इफेक्ट कहां दिखेगा? आपको इफेक्ट दिखेगा इसके अंदर एक्सेलरेशन में। ये जो एक्सेलरेशन है आपकी मटेरियल की, इसमें आपको वॉल्यूम के चेंज करने से फर्क दिखेगा। मान रहे हो मेरी बात? क्लियर है मेरी इतनी बात? तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो आपका जो कन्वर्जन है, आपका जो कन्वर्जन है, मतलब टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल पे इफेक्ट पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। वहां से आपका जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जैसे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो मतलब टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल विद इन द रिएक्टर इज द मोर, है ना, पहले से, तो कन्वर्जन आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप देख कैसे सकते हैं? जब आप वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन इन दिस रो मटेरियल, एक्सेलरेशन इन दिस रिएक्शन मिक्सचर आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं बैच रिएक्टर की, दिस इज माय बैच रिएक्टर, तो बेटा जिनको नहीं पता है बैच रिएक्टर का उनको मैं बता दूं, है ना, जिनको नहीं पता है वो मैं बता दूं कि इसके अंदर जो इनपुट होता है वो भी नहीं होता, आउटपुट भी नहीं होता। किसमें? कंटिन्यूअस मैनर में। डजंट मीन कि इनपुट नहीं होता और आउटपुट नहीं होता। भाई इनपुट और आउटपुट नहीं होगा तो फिर क्या मतलब बनता है इसके अंदर? क्या मतलब है इसका? इसका बेटा मतलब ये है कि आपका कंटिन्यूअसली ना ही इनपुट डाला जाता है और ना ही कंटिन्यूअसली आउटपुट डाला जाता है। और इसकी वॉल होती है रिजिड, इसकी वॉल होती है रिजिड। इसके ऐसा कुछ नहीं कि भाई एक्सपेंडेबल है, ऐसा कुछ नहीं कि एक्सपेंडेबल है। तो अगर मैं इसकी अब वॉल्यूम घटाऊं या बढ़ाऊं, अगर मैं इसकी वॉल्यूम घटाऊं या बढ़ाऊं तो क्या होगा? अब यहां पे तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो नहीं रहा, तो ये एक्सेलरेशन में तो वो जाएगा नहीं। कहां जाएगा? कहां जाएगा? उसका जो प्रेशर है, प्रेशर, और ये वॉल रिजिड है, प्रेशर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी बात? प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रेशर की हेल्प से मैं क्या निकाल लूंगा? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर की हेल्प से मैं काइनेटिक्स निकाल लूंगा। आपको पता है काइनेटिक्स में पार्शियल प्रेशर की भी टर्म में हम लिख सकते हैं। तो यहां से काइनेटिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर से काइनेटिक्स आ जाएगी। तो काइनेटिक्स आ जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल मेरे पास में आ जाएगा, और टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएगा। उसका टाइम स्पेंड बाय द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिक्रीज हो गया तो कन्वर्जन क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो इन द पीएफआर हमने देखा कि जब हमने वॉल्यूम को बढ़ाया तो कन्वर्जन बढ़ा, इसके अंदर ये सिनेरियो आया। तो दिस इज द डिफरेंस। अब दोनों में कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में क्यों आता है सेम? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बिना समझाए, बिना समझाए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको बिना समझ में आए समझाए समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आई होप आप सबको क्लियर है। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, डाउट है, तो बेटा कमेंट करो यार, कमेंट करो, और कमेंट करोगे तो हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज योर पीएफआर, दिस इज योर प्लग फ्लो रिएक्टर। ठीक है, दिस इज योर प्लग फ्लो रिएक्टर। सो और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, ठीक है, और एक घंटा 2 घंटा और भी गुजार सकते हैं इस पीएफआर पे। तो आई होप कि बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी, जिनको थोड़ा बहुत पता था, बहुत कुछ नई चीजें सीखी होंगी इसके अंदर, और बहुत कुछ सीखने का भी है, बहुत कुछ सीखने का भी है। अब मैं इतनी गारंटी लेता हूं कि अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पीएफआर के बारे में पूछेगा तो यू कैन बेसिकली एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चन आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? क्लियर है मेरी इतनी बात?
चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक प्रॉब्लम करवा दी जाए आपको, आई है ना, एक प्रॉब्लम करवा देते हैं आपको, एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन किसका कराएंगे? अभी गेट रिसेंटली क्वेश्चन आया था गेट 2021 का, थोड़ा सा पीएफआर के ऊपर थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया था, बट क्वेश्चन बहुत इजी है। अब देखो गेट 2021 का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब आप देखना कि आप कुछ कहीं अटकते हो क्या समझने में। जब आप क्वेश्चन, अगर आपके सारे के सारे फंडामेंटल्स प्लस फंडामेंटल्स क्लियर होते हुए अगर आप एडवांस लेवल तक पहुंचते हो, अगर एक बार आपका फाउंडेशन बन गया ना, एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, उसके बाद एडवांस लेवल तक आप पहुंचते हो जब, तो यहां पे उसके बाद में कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि आपसे ऐसा कुछ हो कि आपसे क्वेश्चन बने ना या आप कोई क्वेश्चन का जवाब ना दे पाए। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे फंडामेंटल्स बहुत होते हैं कमजोर, तो ये वाली जो बिल्डिंग है खड़ी नहीं हो पाती है, ये खड़ी नहीं हो पाती है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपको एक बहुत बेहतरीन जो गाइड मिले, जो आपको हर एक एंगल से सोचने की शक्ति दे, है ना, मतलब आपको क्वेश्चन डेवलप करने का थोड़ा सा एक उस तरीके से आपको गाइड करे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए, क्वेश्चन भी बन सकता है। एक गेट 2021 का क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा घुमाया है, इस मतलब इतना पहले कभी घुमाया नहीं है, बट थोड़ा सा घुमाया, बट स्टिल हम देखो करने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन बेटा क्या था? क्वेश्चन ये था कि ए फॉलोइंग होमोजीनियस homogeneous irreversible reaction involving ideal gas ठीक है। and what is that reaction? That reaction is A gives B plus C. A gives B plus C and a rate expression is given to you. This is my 0.5 multiply by Ca mole per liter per second. Mole per liter per second. ठीक है। Is carried out in a steady state in the PFR. Is carried out in the steady state in the PFR. ठीक है। ऑपरेटिंग एट आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक कंडीशन, है ना, मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी कांस्टेंट है। द फीड स्ट्रीम कंसिस्ट ऑफ प्योर ए, मतलब कि ये प्योर ए है, इसके अलावा ए के अलावा कुछ भी नहीं डाला गया है। एंटरिंग एट वेलोसिटी दी है, ये ए जिस वेलोसिटी से जा रहा है उस ए की वेलोसिटी आपको गिवन है। कितनी वेलोसिटी बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन ऑर्डर टू अचीव 50% कन्वर्जन, इन ऑर्डर टू अचीव 50% कन्वर्जन ऑफ ए, मतलब कि 50% कन्वर्जन ए का अचीव करने के लिए पीएफआर की कितनी लेंथ रिक्वायर्ड रहेगी। अब वॉल्यूम ना पूछ के, अब की बार वॉल्यूम ना पूछ के लेंथ पूछ गया, कोई बात नहीं, डायमेंशन तो वही पूछा है, स्पेस का डायमेंशन नहीं पूछा है ना। ये मेरा क्वेश्चन था, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा वो बनाया है, इसको क्या बनाया है, थोड़ा सा टिपिकल बनाया है। टिपिकल नहीं है, अगर किसी को क्वेश्चन सही पढ़ने की आदत है वो तो इस क्वेश्चन को कर लेगा, अगर जिसको क्वेश्चन सही पढ़ने की आदत नहीं है वो नहीं कर पाएगा। यहां पे देखते हैं, पहले मैं मेन आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन में मार बेसिकली कहां पे खाया है बच्चों ने, मार कहां पे खाई है, मैं वो बताता हूं आपको, ठीक है। चलिए देखो, पहली मार तो ये है, मैंने बताया ऑल द लिक्विड फेज रिएक्शंस आर कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, मतलब सीवीआरएस, और ऑल द गैस फेज रिएक्शंस आर द वीवीआरएस, मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, ठीक है। दोनों ही, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है, दोनों की ही इक्वेशंस जो हैं सीवीआरएस की और वीवीआरएस की, दोनों ही अलग अलग होती हैं, क्योंकि भाई रिएक्शन सिस्टम जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियसली अलग ही होगी, काइनेटिक इक्वेशंस अलग होगी, बिहेवियर अलग हो गया, तो सब कुछ अलग हो गया उसका। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो है ना आइडियल गैस, ये वाली टर्म भूल गए, वो ये वाली टर्म भूल गए।
क्योंकि जनरली पहले ही यहीं पे दे दिया जाता है कि दिस इज द वेपर फेज रिएक्शन, दिस इज द गैस फेज रिएक्शन, दिस एंड दैट, और यहाँ पे लास्ट में लिखा है। मतलब कि उनको भी पता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ढंग से प्रॉब्लम को पढ़ते नहीं है। ए फॉलोइंग होमोजेनियस इरिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, यहाँ ये खा जाते हैं, खा गए ये वाला। तो जिन्होंने खा गए ये क्वेश्चन उनको खा गया। इसलिए बोलता हूँ कि क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ा करो। अच्छा, मतलब आइडियल गैस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये VVRS है, मतलब वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है। तो मतलब जो भी हम डील करेंगे वो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम में डील करेंगे। अब यहाँ पे ये रेट एक्सप्रेशन दे दी है, चलो बहुत बढ़िया, ये रेट एक्सप्रेशन दे दी है हमें, ठीक है, PFR में कंडक्ट हो रही है। वेलोसिटी यहाँ पे हमें दे दी है, ठीक है। अब वेलोसिटी कहीं पे भी डिजाइन इक्वेशन में नहीं थी, तो हो सकता है कि यार ये क्या दे दिया, समझ में नहीं आ रहा है, तो है ना। फिर 50% कन्वर्जन को अचीव करने के लिए PFR की लेंथ हमें पता करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। कोई भी रिएक्टर की प्रॉब्लम हो, मैं 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा। 20 साल के 30 साल के, जब तक आज केमिकल इंजीनियरिंग की हिस्ट्री में जितने पेपर हुए हैं, आइडियल रिएक्टर की प्रॉब्लम उठाओ और देख लो उस एल्गो से बाहर जा रहा है, उस एल्गोरिथम से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। एल्गोरिथम क्या है कि पहले तो ये देख लो सिस्टम VVRS है या CVRS है, क्योंकि भैया यार अगले वाला अमरीश पुरी है या अगले वाला गुलशन ग्रोवर है, वो पता लगेगा तभी तो मैं अपने हथियार उठाऊंगा। तो पता लगा लो मैं प्रॉब्लम किसकी है, VVRS की प्रॉब्लम है, ठीक है, VVRS की प्रॉब्लम है तो VVRS की तरह ही मुझे एक्ट करना है। किसकी प्रॉब्लम है, PFR की प्रॉब्लम है, तो PFR की सिंपली यहां पे लगा दो डिजाइन इक्वेशन। क्या है वो, V/FA0 इज इक्वल टू dXA डिवाइड बाई -RA0 to XA, ठीक है। अब यहां पे RA का जो भी टर्म है, अब पहले तो ऑर्डर देख लो RA कितना है। देखो ऑर्डर कैसे पता लगता है, ये तो भाई 12वीं में सीखा है आपने, ये काइनेटिक्स वाले चैप्टर में, कि रेट एक्सप्रेशन में CA का जो पावर होता है वही आपका ऑर्डर होता है, वही आपका क्या होता है, ऑर्डर होता है। तो कितना ऑर्डर है, 1 ऑर्डर। कितना ऑर्डर है, 1। मतलब कि क्या आ गया, मतलब कि -RA को अगर मैं सिंपली, अगर -RA को मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो दिस इज माई KCA, ठीक है ना। वहां पे K की वैल्यू 0.5 है, CA। अब देखो अगर मैंने आपको एक FA में बताया था एक्सप्रेशन, FA इज इक्वल टू FA0 इंटू 1 - XA, वो सिंपली यहीं से आता है। और ये सेम चीज होती है क्या, CA इज इक्वल टू CA0 इंटू 1 - XA। तो जिनको पता है उनको वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है तो बेटा बता दूं, ये CA का एक्सप्रेशन है। ये कहां से आता है, मोल्स के एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो जब हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज पढ़ेंगे तो ये कहां से ड्राइव होके आता है, कैसे होता है, ये कहां से आता है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है। CA होता है आउटलेट कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये आपकी इनलेट कंसंट्रेशन, जो आप रिएक्टर के अंदर फीड करते हो वो। और ये मेरा कन्वर्जन, ये मेरा क्या है, कन्वर्जन है। तो ये तो होता है आपका CVRS के केस में, जब आपका कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम होता है, मतलब कि जब आपका लिक्विड फेज रिएक्शन होती है। अगर आपकी वेपर फेज रिएक्शन या गैस फेज रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक टर्म और ऐड हो जाती है, क्या, 1 + εA/XA। ये भी कहां से आता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन कैसे आता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे क्लासरूम में। अब यहां पे देख लो आप, यहां पे आप देख लो, यहां पे फिलहाल के लिए बस इतना देख लो, CA इज इक्वल टू CA0 इंटू 1 - XA डिवाइड बाई 1 + XA। CA का एक्सप्रेशन होता है VVRS में, ठीक है। तो ये पुट करो यहां पे और RA का एक्सप्रेशन यहां पे लिखो, ठीक है। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, V/FA0 इज इक्वल टू 0 to XA dXA डिवाइड बाई K। CA को वो लिखेंगे तो यह जाएगा CA0 इंटू 1 - XA, और ये चला जाएगा ऊपर 1 + εA/XA। ये टर्म आ गया, सिंपली ये आ गया, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। अब यहां से देखो, अब मेरे पास में इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इन दोनों को चेंज करने की कोशिश करते हैं। कैसे, FA0 को मैंने क्या बोला था, FA0 होता है मेरा, बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, CA0 इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V0, है ना। तो इसको कैसे लिख दें अपन, देखो इसको लिख दो V डिवाइड बाय में, ये आ गया मेरा CA0 इंटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V0, ठीक है।
इज इक्वल टू 0 टू XA 1 प्लस एप्सिलॉन A XA डिवाइड बाई K CA नॉट 1 माइनस XA। यहाँ से आपका CA नॉट से CA नॉट कैंसिल हो जाएगा। क्या जाएगा? CA नॉट से CA नॉट कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ गया? ये आ गया आपका वॉल्यूम और ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ये आ गया वॉल्यूम और ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। ठीक है, अब यहाँ से सिंपली ये आप जो K है ना उधर ले जाओ, इस K को भी। क्या काम इसका? कांस्टेंट है ये, क्या करेगा इनके बीच में, है ना, और ये आ गया dx से। सिंपली इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली 1 डिवाइड बाई दिस, ये आ जाएगा मेरा ln 1 डिवाइड बाई 1 माइनस XA एंड प्लस एप्सिलॉन A XA, इसमें एक ऐड करोगे एक सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन A ln 1 माइनस XA और बाद में क्या बचेगा इस वाले का एप्सिलॉन A मल्टीप्लाई बाई दिस मतलब dx से, ये आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन A XA। ये आ गया आपका इसका इंटीग्रेशन। तो ये क्या आ जाएगा आपका K इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसको हम कंबाइन लिख देंगे, इसको कंबाइन लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा कंबाइन लिख के? ये आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन A माइनस एप्सिलॉन A XA। ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। ये आपके पास में क्या आ गई? इक्वेशन आ गई। दिखने में बहुत भारी इक्वेशन है बट फंडामेंटल्स के साथ ये इक्वेशन जीरो है, बिल्कुल जीरो है। अब बेटा क्या है 50% कन्वर्जन, मतलब x एक वैल्यू कितनी आएगी 0.5। अब मुझे निकालना है एप्सिलॉन A और यहाँ पे ये ना ही तो मुझे ये पता है और ना ही ये पता है, K पता है मुझे। तो क्या करो, क्या करो, देखो क्या करना है। देखो K तो है, K की वैल्यू मुझे गिवन है ना, रेट कांस्टेंट की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में। वॉल्यूम को लिख दो एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द PFR, है ना, एरिया एंड लेंथ ऑफ द PFR डिवाइडेड बाय ये क्या है मेरा डिस्चार्ज है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। क्या होता है फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ा हुआ कंटिन्यूटी इक्वेशन A इंटू V, या यूनिट से देख लो ये क्या है मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको मैं क्या लिखूं एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, मतलब एरिया होगा मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकंड। आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड, आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये क्या होता है मेरा एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, यहां से एरिया कैंसिल, वेलोसिटी मुझे गिवन है 4, ये मुझे निकालना है और ये मेरे पास है क्वेश्चन के अंदर है, गिवन है मेरे पास में, है ना, ये मेरे पास में गिवन है। K की वैल्यू कितनी है 0.5 आई थिंक। कहाँ गया यार प्रॉब्लम, ये रहा 0.5 मुझे K की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। वेलोसिटी कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। ठीक है, चलो अब कहानी रह गई किसकी, एप्सिलॉन A की। अब एप्सिलॉन A की कहानी रह गई। एप्सिलॉन A कैसे निकालते हैं अपन, इक्वेशन दे रखी A gives B plus C। एप्सिलॉन A कैसे निकालते हैं, देखो इनका ऐड कर दो, ये कितना हो गया 2, इसमें से घटा दो, ये कितना है 1, इनका ऐड कर दो कोफिशिएंट 1 1 प्लस 1 और रिएक्टेंट वाला घटा दो -1, डिवाइड बाय रिएक्टेंट वाला कितना है 1, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A क्या है प्योर, तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 1, मतलब कितना आ गया 1। तो एप्सिलॉन A की वैल्यू आप क्या रखेंगे 1, ये कितना आ गया आपका 0.5, यहाँ से लेंथ ऑफ द PFR ये कितना है आपका 0.5 और वेलोसिटी आपकी कितनी है 2। एवरीथिंग यू कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द PFR। ठीक है, चलिए सो दोस्तों दिस इज योर PFR एंड आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन खाली है, जाओ भर दो कमेंट सेक्शन को, मैं पर्सनली आपका रिप्लाई करूंगा। आई होप कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट 360 हमने PFR के अंदर 360 आपको हमने डिस्कस किया है। तो दोस्तों हमारा जो बैच है वो 8 मार्च से शुरू हो रहा है। 8 मार्च 2021 से हमारा गेट 2022 और 2023 के लिए शुरू हो रहा है। तो असिस्टेंट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप।
मेरा ये नंबर है 8053342250, या नीचे आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, वहां पे गूगल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और गूगल फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपके पास में कॉल आ जाएगी दोस्तों। और जो जल्द 8 तारीख मतलब पहले बैच के लिए जो बच्चे एनरोल कर रहे हैं, जो बच्चे एडमिशन लेंगे, उनको भारी डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो दोस्तों ये था आज का डेमो लेक्चर पीएफआर का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं क्लासरूम प्रोग्राम में, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.